उल्टा इस पूरे पार्ट से आपके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब अंदर के जो सवाल है इस पार्ट के, वही सब आते हैं। तो हम अभी इस पार्ट के पूरे जो चैप्टर में जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, जितना कुछ हमने पढ़ा है आपके किताब में, लिखेंगे और हम उसमें से देखेंगे कि क्या क्या सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर के सवाल हो, मल्टीपल चॉइस जो आपके आते हैं 35 मार्क्स से, या फिर चाहे आपके वो 2 नंबर या फिर 5 नंबर के सवाल हो, क्या क्या किस प्रकार के सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगी भी कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना और क्या क्या आपको रट के रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका 2 नंबर में सबसे पहले फर्स्ट पेज में से आपका क्या आ सकता है, खनिज का परिभाषा। ठीक है, खनिज का जो परिभाषा है ये दिया हुआ है, ये आपका आ सकता है। ये बस छोटा सा परिभाषा है, और अच्छे से आपको अगर परिभाषा लिखना है तो जो फर्स्ट पार्ट है जो वीडियो का लेक्चर सीरीज का, आप वो देखिए, उसमें मैंने समझाया है। उससे आप नोट्स बना के अपने शब्दों में खनिज का परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं खनिज संसाधन के प्रकार। जो ये डायग्राम है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ये आप पूरा याद कर लो। मैंने पहले भी बोला था इसके सवाल आते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा एक साथ आ जाता है कि खनिज क्या है और खनिज संसाधन के प्रकार क्या क्या होते हैं, तब आपको इतना लिखना नहीं है, बस आप ये डायग्राम बना दो। ठीक है, ये आप बना दोगे तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे बहुत आसानी से। उसके बाद आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोह खनिज क्या है, और लोह खनिज क्या है, धात्विक खनिज क्या है, और धात्विक खनिज क्या है, या फिर आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, या फिर लोह और अलोह में क्या अंतर है। तो ये एक एक दो दो नंबर के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो ये सारा आपको लिखना है। उसके बाद जो है आपका भारत में खनिज का वितरण, तो ये भी कभी कभी सवाल आपके आ सकते हैं 5 नंबर में, कि भारत में किस तरह से खनिज का वितरण हो रहा है। तो उसमें आपका जो मैंने लेक्चर का पार्ट 1 बनाया था उसमें पूरा दिया गया है भारत में खनिज का वितरण। तो उसमें सारी जो 3 पट्टियां हैं उनके बारे में है, और जो अ, दूसरी पट्टियां भी है उनके बारे में भी लिखा गया है खनिज में, मतलब खनिज के वितरण भारत के। तो ये सब कुछ आपको उस आंसर में लिखना है। साथ में ही मैंने एक मैप भी डाला था, वो मैप भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी देखते हैं हम लोह खनिज, खनिज में क्या क्या है। तो लोह खनिज में जो ये लोह अयस्क है, इसका आपका 5 नंबर का सवाल बहुत बार आया है, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो इसका आपका आता है कि लोह खनिज का जो स्थानिक प्रतिरूप है वो अ, उसका विवरण करें आप, वो सवाल आता है। तो उसमें आपको अच्छे से लिखना है कौन से राज्य में कितना कितना आपका कौन से खनिज का खनिज आपका मतलब आपका जो लो अयस्क है वो कितना पाया जाता है, किस तरह से किस राज्य की कौन से जिले में पाया जाता है, ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सारा यहीं पे है। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज का भी आपका ऐसे ही सवाल आएगा कि उसका जो वितरण है वो किस प्रकार है, आप उसका वर्णन करें। वो भी आपका आ सकता है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। और जब भी आप ऐसे किसी वितरण के ऊपर सवाल करो, उसके साथ आप मैप बना दो। ठीक है, मैप अब जब बनाते हो तो जो आपका कॉपी चेक करता है टीचर, उसको पता चलता है कि वो आपको कितना ज्यादा आता है और आपको एग्जैक्टली उस जगह का लोकेशन आता है। ठीक है, वो मैप आप बना दो। जैसे आप लो खनिज के बारे में आप कर रहे हो, तो आप अगर लो अयस्क के जो खान है वो अगर आप नहीं भी बना सकते हो, क्योंकि इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी जो लो अयस्क पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये जो है शेडेड जो एरिया है, वो आप बना दो। ठीक है, और पेंसिल शेडिंग कर दो थोड़ा सा एग्जाम में, तो वो काफी होता है। वैसे ही मैंगनीज का भी, मैंगनीज का तो एक दो ही है, छोटा छोटा है, तो वो आपको याद होगा। और जब आप वो रटोगे, मतलब जब आप ये पढ़ोगे मैंगनीज का या फिर लोएस का कहाँ कहाँ पे किस किस जिले में पाया जाता है, किस किस राज्य में, तो मैं बोलती हूँ कि आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसी समय
एक मानचित्र बना ले, एक मैप ले ले, उसमें आप मार्क करते जाए। ठीक है, उस पे जब आप मार्क करते जाओगे तब आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जगह था, आपके लिए पढ़ने में भी आसानी होगा और साथ में एग्जाम के लिए भी एक मैप तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप सारे आंसर्स बना लोगे तो काफी इजी। वैसे ही आपका सेम होगा जो आपका अलोह खनिज है, उसमें भी बॉक्साइट का एक दो बार आ चुका है कि किस तरह से बॉक्साइट का वितरण हो रहा है। ठीक है, तो अलोह खनिज का आपका इंटेक्स क्वेश्चंस में भी है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसका विवरण करें तो आप उसको अच्छे से याद कर लोगे किस किस में पाया जाता है। जो तांबा है, तांबे में ये सवाल आ सकता है 2 नंबर में कि तांबा धातु जो है, तांबा अलोह खनिज जो है, उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इस प्रकार इस्तेमाल होता है। तो उससे आप ये जो पूरा पैराग्राफ है, बिजली का मोटर, तार वगैरह, ये सब कुछ आप आभूषणों को मजबूती देने के लिए ये सारा आप लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में जो स्थानिक प्रतिरूप है उसमें भी तांबे का ये सब आएगा, ये 2 पैराग्राफ्स आएंगे, सारे में आपको दिया गया है। फिर जो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज में भी आपको कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि जो अबर का पट्टी है झारखंड में, वो कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक होता है। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ सकते हैं घूम के, वैसे आए नहीं है। ज्यादा आपका आता है स्थानिक प्रतिरूप ही, उसका विवरण मांगते हैं। तो अभय का अगर स्थानिक प्रतिरूप प्रतिरूप आया, वो 3 नंबर के लिए आएगा और ये पूरा इसमें होगा। इंटेक्स क्वेश्चंस में दिया है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर आते हैं आपके ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन में आपका आएगा किसी भी एक ऊर्जा संसाधन हो गया, उनके बारे में, उनका जो स्थानिक प्रतिरूप है वो, उनका इस्तेमाल, ये सब कुछ। तो अगर ऐसा आया कि कोयला का आप जो स्थानिक प्रतिरूप है उसका विवरण करें, तो आप लिखोगे कि कोयला किस किस प्रकार के मतलब कोयला का महत्व क्या है, उसके बाद कोयला किन किन प्रकार का होता है। उसके बाद आप लिखोगे कि जो 2 प्रकार के कोयले हैं उनको जो गोंडवाना कोयला है और जो तृतीय निक्षेप का कोयला है, वो दोनों प्रकार के जो कोयले हैं वो कहाँ कहाँ पे किन किन राज्यों में पाया जाता है, वो चीज आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, फिर उन पे बेस्ड ही, मतलब कि गोंडवाना कोयला हो गया, वो गोंडवाना कोयला इस राज्य में इस जिले में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही जो तृतीय निक्षेप का कोयला हुआ वो इस राज्य में इस जिले में या फिर इस क्षेत्र में पाया जाता है, वैसे करके आप पूरा उत्तर लिखोगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो अभ्रक है, अभ्रक का जो उत्पादन है वो पूरे पूरे विश्व में भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का। ये आपका 1 नंबर में सवाल आ सकता है। और 1 नंबर में सवाल आपका आ सकता है कि किसे काला हीरा बोला जाता है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें आप लिखोगे कोयला। ठीक है, और एक चीज आपका आ सकता है 1 नंबर में कि काला आपका तरल सोना जो है, तरल सोना किसे बोलते हैं, तरल सोना पेट्रोलियम हो गया। उसके बाद काला हीरा जो होगा, काला हीरा कोयला हो गया। भूरा हीरा लिग्नाइट हो गया। ये 3 चीजें आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में कभी भी आता है। ठीक है, और कभी कभी आपका ये हो सकता है कि ये जो जैसे कि कोयला है, उसका बस आपको तृतीय निक्षेप के जो कोयले हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, बस वही पूछे। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से जवाब देना है। और अगर आप कोयला दिखा रहे हो तो साथ में आपको मैप पे दिखाना है जो कोयले के खान होते हैं, या फिर जो कोयला मिलने वाले क्षेत्र होते हैं वो दिखाना है। तो वो आपके है पेज नंबर 79 में। इस पीडीएफ में है नहीं, आप अपने बुक में देखें, पेज नंबर 71 में जो शेडेड है एरिया जिसमें लाइन शेडिंग है, वो है आपके कोयले के कोयला पाने वाले क्षेत्र। तो वो चीज आपको दिखाना है, चाहे आप कोयले का जो खान है वो ना दिखाओ, लेकिन आप कोयले के जो क्षेत्र है वो आप दिखा ले तो भी
एग्जामिनर को ज्यादा मार्क्स में सुविधा होगा। ठीक है। उसके बाद अभी हम आते हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम वाला जो उत्तर आएगा आपका, पेट्रोलियम वाले उत्तर में आप सबसे पहले लिखोगे कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कैसे होता है, पेट्रोल कहाँ कहाँ पे होता है, पेट्रोलियम किस तरह से आपका पेट्रोलियम जो है होता है वो किस तरह से आपका उसका शोधन होता है कारखाने में, ये सारा आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि पेट्रोलियम जो है उसका इतिहास क्या है। ठीक है। उसका इतिहास लिखने के बाद आप लिखोगे कि वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। उसमें आप तीन राज्य में आप तीन जगहों में, तीन पट्टियों में आप उसको विभाजित कर सकते हैं। मैंने आपको बोला पेट्रोलियम तो आता ही है, आपके इंटेक्स क्वेश्चन पे भी है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। आपका विभाजित कर लोगे आप इसमें, आपका वो हो गया जो असम अरुणाचल वाला राज्य है वहां पे मिलेगा आपको। फिर आपको गुजरात में मिलेगा, मुंबई हाई में मिलेगा। ये तीनों चीजों में आपको विभाजन करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो पेट्रोलियम का जो तेल होता है वो कहाँ कहाँ पे आपका, वो जो अशुद्ध तेल होता है उसको कहाँ पे उसका शोधन किया जाता है, किन कारखानों में। और वो कारखाने किस चीज पे आधारित होती है, वो या तो क्षेत्र आधारित होती है फिर बाजार आधारित होती है। ये चीज आप लिख के फिर आप को पेट्रोलियम का पूरा आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आ सकता है कि जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पे पाया जाता है, एक नंबर में। ठीक है। तो एक नंबर का जो सवाल होगा उसमें आपको आ सकता है कि जैसे कि आपका दिया गया है अ, आपका जो पुराना किताब था उसमें उसमें और बेहतर तरीके से दिया गया है, लेकिन इसमें भी है। जैसे कि आपको ये सवाल आ सकता है कि जो अपरीक्षित पेट्रोलियम है वो वो कहाँ से आपका उसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है, मतलब वो किन पत्थरों में पाया जाता है, किन इलाकों में पाया जाता है। इसमें आप क्या लिखोगे, टर्शियरी युग के जो अवसादी शैली है वहां पे आपका पाया जाता है। ठीक है। तो टर्शियरी टाइम में जो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, जो अपशादी शैली जिसे बोलते हैं, तो वहां पे आपके जो अपरिचित जो पेट्रोलियम है पाए जाते हैं। वो चीज आपका एक नंबर में आ सकता है कभी कभी। और उसके बाद आपको एक नंबर में एक और चीज आ सकता है कि जो जो पेट्रोलियम का जो तेल है वो व्यवस्थित ढंग से कब से आपका उसका उत्पादन शुरू हुआ। तो उसमें आप क्या लिखोगे, 1956 होगा। कब से ये शुरू हुआ, 1956 से। उसके साथ आपका ये है कि ये किसने शुरू किया 1956 से, ये शुरू किया था आपका जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी। ठीक है। जो ओएनजीसी जो हमारा सारा तेल और नेचुरल गैस है वो सब वो सब का जो भंडार है उस पे ध्यान रखता है। तो ओएनजीसी ने 1956 में व्यवस्थित से आपका तेल अन्वेषण और उत्पादन शुरू किया था। ठीक है। ये चीज आपका एक नंबर में आ सकता है। फिर एक और चीज 1 मार्क क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि आपके कितने आपके जो तेल कारखाने हैं, तेल संशोधन के कारखाने हैं, वो भारत में कितने हैं। तो वो 2001 के हिसाब से 21 कारखाने हैं तेल शोधन के लिए। वो आपका कभी कभी एक नंबर के लिए आ सकता है, तो वो चीज है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा, ये आप थोड़ा नोट करके रख सकते हैं। ठीक है। अभी प्राकृतिक गैस। ठीक है। प्राकृतिक गैस वो किसी प्राकृतिक गैस जो है वो किस एसोसिएशन ने या फिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन ने आप वो उसका शुरू किया था, सारा उसका परिवहन जो भी है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो भी आपका बाजार में बेचना हो, वो सब कुछ किसने मॉनिटर किया था, वो था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिससे बोलते हैं गेल। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया था इस वर्ष में 1984 में। ठीक है।
ये जो चीज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कभी कभी 1 नंबर के लिए आपका आ सकता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, बाकी तो नेचर गैस में कहाँ कहाँ मिलता है वही है, तो वो सब आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो भंडार कहाँ कहाँ है और कहाँ से उत्पादित होता है, वो सब है। ठीक है? अभी हम बात करते हैं जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उसमें से क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, उसमें से क्या है कि अ, कौन सा अगर आपको आता है कभी ऑप्शन में कि कौन सा आपका जो संसाधन है वो ईंधन, जो ईंधन का स्रोत है वो समाप्त होता है समय के साथ, वो अगर आता है तो आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जा स्रोत है, ये सारा आपका समय के साथ प्रयोग करते करते वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज एक अच्छे माल है ऊर्जा प्रकट करने के लिए, और ये चीज सारे खत्म हो सकते हैं। ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में से आता है। अगर आपने कभी A1 मार्क का क्वेश्चन आ गया और उसमें ये सारे ऑप्शन है और कुछ और भी ऑप्शन है फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में, तो फिर आपको इनमें से टिक नहीं करना है, वो टिक किया जाएगा कि जो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा में आपका क्या आ सकता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है उसमें आपका आ सकता है कि आपका जो यूरेनियम है, जो यूरेनियम खनिज है, उसका स्थानिक प्रतिरूप आपको पूछा जा सकता है, या फिर कभी जो थोरियम है उसका स्थानिक प्रतिरूप भी पूछा जा सकता है 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल में। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर के सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसका स्थापना कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है, 1948 होगा वो। और उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है जो ट्रॉम्बे का परमाणु ऊर्जा संस्थान है वो कब स्थापित हुआ था। ये सारी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो 1967 में हुआ था, और उसको बाद में उसको रिनेम भी किया गया है कि भाभा परमाणु ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऐसे नाम से उसको बदला गया। ठीक है, 1954 में जो आपका ये है एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट वो बना ट्रॉम्बे में। उसके बाद उसका नाम बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान रखा गया 1967 में। ठीक है, उसके बाद आपका नाभिकीय ऊर्जा का स्थानिक प्रतिरूप आ सकता है, जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस में ऑलरेडी था, वो हमने कर लिया है डिस्कस। उसके बाद सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में आपका आ सकता है कि सौर ऊर्जा से कितने प्रतिशत, मतलब कितना हमें लाभ होता है। तो उसमें आप लिखोगे कि वो किस तरीके से जो आपका कोयला या फिर तेल से जो ऊर्जा निकलता है उससे आपका कितना ज्यादा साफ है, वो होगा 7%। और जो नाभिकीय ऊर्जा है उससे 10% अधिक प्रभावी है। ये चीज आपको वैसे सवाल पूछे गए तो तब लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा गया जाए कि सौर ऊर्जा का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो सब क्या क्या होगा, हीटर, फिर क्रॉप ड्रायर, कुकर, वैसी चीजों में प्रयोग होता है, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाए सौर ऊर्जा का विकास का सबसे अधिक आपका संभावना कहाँ कहाँ पे है, तो आप क्या लिखोगे, भारत का पश्चिमी भाग जो कि गुजरात और राजस्थान है। तो आपको कैसे उत्तर देना है, ये एक एक नंबर में भी आ सकता है, और ज्यादातर चांसेस है कि आपका 1 नंबर भी ना आए, ये 3 नंबर के लिए पूछा जाए और पूरा सौर ऊर्जा के बारे में ही आपको लिखने के लिए बोला जाए। ठीक है, वैसे ही आपका पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे विकास का संभावना है, तो वहां पे आप लिखोगे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारी जगह अनुकूल है। उसके बाद आपका इसमें आ सकता है कि किस तरह से जो पवन ऊर्जा है अ, उसका उत्पादन होता है, वो आपको पूछा जा सकता है, और कौन सी हवाएं हैं जो पवन ऊर्जा प्रकट करने में, आपको उसके उत्पादन में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो उस पे आप क्या क्या लिखोगे, जो मानसून की पवन है वो, फिर जो स्थानिक हवाएं है और स्थलिक और जलीय पवन है वो, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है,
फिर आपका है अगला ज्वारीय तरंग, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें आपको आ सकता है कभी इसके बारे में लिखने के लिए, ज्यादा आपकी किताब में दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा किस तरह से उसका उत्पादन होता है, तो आप उसके बारे में लिखें। ठीक है, और उसके साथ साथ ही आप ये लिखे लास्ट में कि जो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है वो भारत में इतना उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी भी, तो इसीलिए उसकी जो भारत में जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो होने के बाद भी वो काफी ज्यादा कम आपका संभावना है इस्तेमाल में। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा में। बाकी किताब में ऐसा सवाल ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि आपका बहुत ज्यादा बड़ा आप उत्तर लिख सके या फिर बड़ा प्रश्न पूछा जा सके। ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए ही आएगा, ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो। तो इसमें आपका आ सकता है, कि किस तरह से भूतापीय का आप उत्पादन कर सकते हो, या फिर भूताप क्यों होता है, वो सारी चीजें आपका अ, आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल मतलब कि आपका भारत में कहाँ पे सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थिति है आपका जो भूतापीय ऊर्जा है वो उसका इस्तेमाल करने में, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। ठीक है, वहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है वो आधारित किया गया है, तो आपको वो लिखना है, मणिकरण हिमाचल के बारे में लिखना है। ठीक है, अभी दिया गया है कि जो भूतापीय जो ऊर्जा है, ये जो बॉक्स है इसमें से कभी कभी सवाल आ भी सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि ये फैक्ट्स है, आपको दिया गया है फिर नॉलेज बढ़ने के लिए। ठीक है, जो पहली बार पहली बार जो भूतापीय जो ताप है उसका उपयोग सफल तरीके से किया गया था आपके 1890 में। कहाँ पे? बोया बोये ये है बॉयजे शहर में। ठीक है, बॉयजे शहर जो कि है इडाहो यूएसए में, तो वहां पे हुआ था। ये चीज आपका 1 नंबर में आ सकता है। और ये जो भूतापीय जो ऊर्जा का अ, उपयोग हुआ है उस समय से 1890 से ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये जो प्लांट है ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। फिर आपका है जैव ऊर्जा। तो जो जैव ऊर्जा है, बायो एनर्जी जिसे बोलते हैं, तो जैव ऊर्जा में आपका आ सकता है 1 नंबर में कि ये कहाँ पे जैव ऊर्जा का उत्पादन का परियोजना है, तो वहाँ पे आप लिखोगे नई दिल्ली के ओखला में। ठीक है, और उसके बाद आ सकता है कि आपका 3 नंबर में कि जैव ऊर्जा के बारे में वर्णन कीजिए, तो उसमें आप अच्छे से लिखोगे कि जैव ऊर्जा क्या होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, उसमें किस प्रकार के कचरे डाल सकते हैं, वो कचरा कहाँ कहाँ से आता है, ये सारी चीजें आप लिखोगे। और वो किस तरह से मदद करता है स्थानीय लोगों को, ये सारा आपको लिखना है अगर आपको जैव ऊर्जा के बारे में वर्णन करने के लिए बोला जाए। ठीक है, फिर है आपका एकदम एकदम लास्ट टॉपिक जो कि है खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि क्यों हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ये कभी कभी 5 नंबर के सवाल में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जितना कुछ भी है जो मैंने लास्ट लेक्चर पार्ट 4 में समझाया है, आपके एकदम लास्ट स्लाइड में वो आपको लिखना है कि खनिज संसाधन का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। और वो अगर आप पॉइंट वाइज लिखे, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके, तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें
आपका सवाल आ सकता है थोड़ा सा घुमा के कि या तो ऐसा है कि क्यों हमें खनिज संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, या फिर ऐसा है कि हमें कौन से कदम उठाने हैं खनिज संसाधन के संरक्षण करने के लिए। दोनों प्रकार के प्रश्न का आपका सेम उत्तर होगा। तो बस यही है, और कुछ आपका है नहीं जो आ सकता है। मैंने आपके एडिशनल क्वेश्चंस भी जो एक एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है वो सब भी कवर कर दिया है। बस आप अ, बस और कुछ आता है नहीं इसमें से, सब यही सब आता है। तो अ, आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यही सब आता है इस चैप्टर में से, एक नंबर के सवाल या फिर ज्यादातर 5 नंबर के सवाल। अगर छोटे सवाल आता है तो वो 3 नंबर के किसी एक आपको खनिज या फिर किसी एक ऊर्जा स्रोत के बारे में वर्णन करने के लिए आएगा, जो आपको अच्छे से पता है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको जो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो है ये आपको काफी मदद करेगा, और बोर्ड्स में आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, अच्छे नंबर लाओगे। और धन्यवाद।